गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल डिस्कस किया था हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन की एफिशिएंसी अपन ने ज्ञात की थी, उसकी दक्षता क्या होती है उसका फॉर्मूला अपन ने लास्ट में निकाला था। हीट इंजन के कितने भागों में डिवाइड किया गया है और भाग कौन कौन से हैं और इनके काम क्या क्या होते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि हीट इंजन में जो भाग होते हैं या हीट इंजन के भागों का जो उपयोग होता है वही उपयोग अपने को कार्नोट साइकिल में काम में लिए जाते हैं। और कार्नोट साइकिल में जैसा कि अपन ने बताया था कि हीट इंजन के 3 भागों में डिवाइड किया गया था, उसी प्रकार कार्नोट इंजन को भी यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। लेकिन हीट इंजन के जो 3 भाग थे, जो वर्किंग थी तीनों भागों की, वह वर्किंग सेम टू सेम यहाँ पे अपने कार्नोट साइकिल में होगी। तो आज के इस टॉपिक में अपन स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल, कार्नोट चक्र एवं कार्नोट आदर्श इंजन। कार्नोट आदर्श इंजन, इसकी अपन इंग्लिश में बात करें कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट आइडियल इंजन। ओके, कार्नोट चक्र एवं कार्नोट का आदर्श इंजन या कार्नोट आदर्श इंजन। स्टूडेंट्स, यह जो टॉपिक है वो आपके साइंस में पीछा नहीं छोड़ता है। ध्यान रखना इस चीज का कि यह कार्नोट इंजन से आपकी एमएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका पुट होता है और आईआईटी जेम से भी यहाँ पे क्वेश्चन पुट होता है। इसके अलावा नेट, जेईई, गेट आदि एग्जामों में यहाँ से न्यूमेरिकल्स पुट होते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो आपको यह ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। आज के अपन स्टार्ट कर रहे हैं कार्नोट चक्र। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी साइंटिस्ट होता है, जिस चीज की वह खोज करता है, वो खोज करने के बाद में वह सोचता है कि मेरा नाम आगे तक चले, तो उसी पे अपने नाम पे ही वह अपने छाप छोड़ के जाता है। कि इसी प्रकार एक कार्नो, यहाँ पे एक कोई साइंटिस्ट था जिनका नाम था सादी कार्नो। क्या नाम था? सादी कार्नो, जिनका पूरा नाम था सादी कार्नो ने 1824 ईस्वी में, सादी कार्नो ने 1824 ईस्वी में एक ऐसे इंजन की कल्पना की थी। क्या की थी? कि सादी कार्नो ने 1824 ईस्वी में एक ऐसे इंजन की कल्पना की थी कि ऊष्मा को उपयोगी कार्य में बदलने के पश्चात, क्या कि ऊष्मा को उपयोगी कार्य में बदलने के पश्चात शेष बची हुई अनुपयोगी ऊष्मा की हानि नहीं हो, ऐसा इंजन की उसने सोच करके सादी कार्नो ने एक इंजन की कल्पना की, जिसे कार्नो इंजन उसने नाम दिया था। तो आगे ये इसका बेसिक था। अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताना चाहते हैं कि कार्नो चक्र क्या होता है, कार्नो साइकिल किसे कहते हैं, कार्नो चक्र या साइकिल किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है, सिंपल है। मैं जो कहूं उनको आपको कैच करना है, जिन शब्दों को अच्छे से एकाग्रता के साथ में आपको सुनना है। तो ध्यान रखना, कार्नो साइकिल के अनुसार कार्नो के इंजन में, क्या कार्नो के इंजन में कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था, ध्यान रखना, कार्नो के इंजन में कार्यकारी पदार्थ को
निश्चित अवस्था से प्रारंभ करके, इसको कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ करके उन्हें विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजारते हुए उन्हें विभिन्न रिवर्सिबल प्रोसेस से, रिवर्सिबल प्रोसेस बोले तो उत्क्रमणीय प्रक्रम, उसको विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजारते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना कार्नोट चक्र कहलाता है। तो यह है कार्नोट चक्र की सिंपल सी डेफिनेशन थी। ध्यान से सुना, एक बार वापस मैं रिपीट करता हूं कि कार्नोट के अनुसार कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ करके, कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ करके उन्हें विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजारते हुए, या कह सकते हैं कि कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा गुजारते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना क्या कहलाता है? कार्नोट चक्र कहलाता है। यह इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अगर आपको सिंपल से पूछा एग्जाम में कि कार्नोट चक्र किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन देनी है। स्टूडेंट्स, सिर्फ कार्नोट चक्र की डेफिनेशन पूछता है तो सिर्फ आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी है। आप कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कार्नोट चक्र का नाम सुनते ही पूरा का पूरा डेरिवेशन छाप आते हैं और उससे कोई सेंस नहीं निकलता है, कोई मतलब नहीं निकलता है, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज होता है। अगर पूछता है कि कार्नोट चक्र का वर्णन कीजिए और इसमें कार्नोट चक्र के वर्णन कीजिए, तब आपको जाकर के पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें लिखना है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको इसमें करना है। और यह भी साथ में पूछता है कि वर्णन के साथ में कार्नोट इंजन की दक्षता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या पूछे कि कार्नोट चक्र का वर्णन कीजिए और इसके साथ में पूछ लेता है कि कार्नोट की दक्षता का व्युत्पन्न करने का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, तो आपको फिर पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है। और अगर आपसे सिंपल सा पूछे कि कार्नोट चक्र किसे कहते हैं, तो सिंपल से आपको वो डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन होती है कि कार्नोट के अनुसार कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से निश्चित अवस्था से प्रारंभ करके उन्हें विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा गुजारते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आना क्या कहलाता है? कार्नोट चक्र कहलाता है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं आज कार्नोट की आदर्श इंजन। ठीक है, कार्नोट आदर्श इंजन के बारे में। कार्नोट इंजन या कार्नोट का आदर्श इंजन, इससे पहले इंजन को इसके स्टार्ट करने से पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम भी बिल्कुल छोटा सा है, सिंपल सा है, इजी सा है, आप लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना। तो देखते हैं, अपन बनाते हैं इसका डायग्राम, यहां बना लेते हैं। ये एक पिस्टन होता है यहाँ पे, ये वाला, और पिस्टन की प्रकृति कैसे होती है? कुचालक प्रकृति का होता है। पिस्टन कुचालक प्रकृति का होता है। ये लो, यह जो मैं एरो लगा के डैश डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये दीवारें कुचालक होती हैं। और ये होता है पिस्टन, इसको हम नाम दे रहे हैं पिस्टन, जो कि क्या होता है? कुचालक होता है। और यह इसमें बीच में कार्यकारी पदार्थ भरे हुए होते हैं। ठीक है, और इसकी जो बाहर की दीवारें होती हैं, वो दीवारें क्या होती हैं? कुचालक होती है। दीवारें क्या होती है? कुचालक इसकी दीवारें होती हैं। और इसमें वही ऊष्मा स्रोत वाला काम आएगा, ऊष्मा सिंक काम में आएगा। तो हम बनाते हैं इसमें जो ऊष्मा स्रोत किस तरीके से बनता है? यह है ऊष्मा स्रोत, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था?
T1K नाम दिया था मैंने, उच्च ताप T1K, इसमें होता है ऊष्मा स्रोत, और इसका जो तल होता है, इसका तल क्या होता है, इसका तल होता है सुचालक। और स्टूडेंट्स इसका तल भी क्या होता है, ये थोड़े से मिस्टेक हो गई है, इसका तल भी क्या होता है, इसकी दीवारें कुचालक और इसका जो तल होता है वो क्या होता है, सुचालक इसका तल होता है। ठीक है, इसकी दीवारें भी क्या होती है, कुचालक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें स्टैंड। स्टैंड का क्या काम होता है, यह भी कुचालक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिस पर सिलेंडर को रखा जाता है। ये एक एक चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पे बताई जाएगी, इसके विस्तार से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना है आप लोगों को। ये होता है स्टैंड, और स्टैंड भी कैसा होता है, कुचालक पदार्थ का मिलकर के बना हुआ होता है। कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड, और ऊष्मा स्रोत के साथ साथ इसमें क्या होना आवश्यक होता है, ऊष्मा सिंक का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऊष्मा स्रोत होगी, वहां पे ऊष्मा सिंक भी होगी। तो ये हो गया T2 के निम्न ताप के ऊपर होती है ऊष्मा सिंक। ओके, इसकी सतह भी, इसका जो तल होता है वो तल क्या होता है, सुचालक ही इसका तल होता है। यह कार्नोट इंजन का यह एक सिंपल सा डायग्राम होता है। इसमें क्या होता है कि पिस्टन युक्त एक एफओ का सिलेंडर होता है, और जो आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला पिस्टन है जो कि कुचालक पदार्थ से मिलकर के बनाया जाता है, और कुचालक पदार्थ से मिलकर के बना हुआ ही इसमें काम में लिया जाता है। कार्यकारी पदार्थ वही चीज आएगी इसमें भी। आपको याद होगा कि कार्यकारी पदार्थ के रूप में अपन ने हीट इंजन में क्या लिया था, वही चीज अपन यहाँ पे लेंगे। फिर आता है ऊष्मा स्रोत, जिसका तल सुचालक लिया जाता है, और एक स्टैंड होता है जो कि मैं बता चुका हूँ, वो भी पूर्णतः क्या होता है, कुचालक होता है, और ऊष्मा सिंक का तल भी सुचालक होता है। और अपन अब बात करते हैं इन एक की कि कैसे क्या काम में लिए जाते हैं। तो वही चीज है मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहले इसमें काम में आता है ऊष्मा स्रोत। क्या काम में आता है स्टूडेंट्स, ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत को बोलते हैं हीट सोर्स, और ऊष्मा स्रोत की जो वर्किंग होती है वही वर्किंग हीट इंजन वाली सेम होती है। मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूं कि ऊष्मा स्रोत होता है यह उच्च ताप, या अपन कह सकते हैं कि यह एक ऊष्मा भंडारण होता है। यह एक ऊष्मा भंडारण होता है, और जिसका ताप क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। यह एक ऊष्मा भंडारण होता है, यह एक ऊष्मा भंडारण होता है, और जिसका ताप क्या रखा जाता है, उच्च ताप रखा जाता है, और जिसका उच्च ताप रखा जाता है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज की अपन ने इसमें बात की थी कि इसकी धारिता, यानी कि ऊष्मा को धारण करने की क्षमता क्या होती है, अनंत होती है, ताकि इसमें से कुछ ऊष्मा लेने पर भी धारिता क्या होती है, अनंत होती है, और कुछ ऊष्मा लेने पर भी इसका ताप क्या बना रहता है, ताप नियत बना रहता है। यानी कि इसकी धारण करने की क्षमता अनंत होती है, और इसमें से कुछ ऊष्मा लेने पर भी इसका ताप क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। और एक चीज और लिख देते हैं कि इसका तल क्या होता है स्टूडेंट्स,
तल क्या होता है, सुचालक होता है, जैसा कि मैंने डायग्राम में नोट कर रखा है, डायग्राम में प्रदर्शित कर रखा है। ये तीनों चीजें हैं इसमें। अरे हीट इंजन में भी यही थी ना, बस सेम टू सेम यही चीजें हैं। हीट इंजन में अपन ने तल नहीं लिखा था, तो इसमें तल भी लिख देना, उसमें भी तल लिख देना, कोई खास अंतर नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि यांत्रिक व्यवस्था एवं कार्यकारी पदार्थ। सेकंड चीज है इसमें यांत्रिक व्यवस्था एवं कार्यकारी पदार्थ। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि हीट इंजन में कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या लिया जाता है, आपको याद आ गया होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया दिया हूं कि कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैसेस काम में ली जाती है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या काम में लिया जाता है, आदर्श गैसें कार्यकारी पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। अब नेक्स्ट आता है इसकी यांत्रिक व्यवस्था। अरे यांत्रिक व्यवस्था भी वैसी ही है जिस प्रकार से अपन ने हीट इंजन में सेट की थी यांत्रिक व्यवस्था, उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन इंजन में इसकी यांत्रिक व्यवस्था होती है। इसमें भी क्या होता है कि एक पिस्टन युक्त खोखला सिलेंडर होता है, और पिस्टन कैसा होता है, कुचालक पदार्थ से मिलकर के बना हुआ होता है, और सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ डाले जाते हैं, और जैसे ही सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ डालेंगे तो वहां से वह ऊष्मा प्राप्त करके पिस्टन गति करने लगते हैं, और यह इंजन वर्क करने लगता है। यही इसकी यांत्रिक व्यवस्था होती है, जैसा कि अपन ने पहले बताया जा चुका है आपको। सेकंड चीज आती है इसकी, थर्ड चीज आती है इसकी, वो आती है आपकी, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपन, इसमें एक नया ऐड हुआ है स्टैंड। स्टैंड को चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन स्टैंड को बाद में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं पहले ऊष्मा सिंक की। ऊष्मा सिंक की बात करते हैं, हीट सिंक बोलते हैं इसको। ऊष्मा सिंक का भी यही काम होता है जो ऊष्मा स्रोत का होता है। अरे हीट सिंक होता है कि यह भी एक ऊष्मा का भंडारण होता है, हीट सिंक भी एक ऊष्मा का भंडारण होता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि इसका ताप होता है, ऊष्मा सिंक का जो ताप होता है वह ऊष्मा स्रोत के ताप से थोड़ा कम रखा जाता है। और इसकी भी नेक्स्ट है बात इसकी कि इसकी जो ऊष्माधारिता होती है, इसकी भी ऊष्माधारिता होती है। ऊष्मा को धारण करने की जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी भी इसकी क्या होती है, अनंत होती है। और इसमें से ऊष्मा का अनुपयोगी ऊष्मा को क्या करते हैं, इसमें से अनुपयोगी ऊष्मा को निष्कासित करने पर भी, या इससे ऊष्मा सिंक से निकलने वाली ऊष्मा जिसको कहते हैं अनुपयोगी ऊष्मा को बाहर निकालने पर भी इसका ताप क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। यही ऊष्मा सिंक का वर्क होता है, ऊष्मा सिंक की वर्किंग होती है। नेक्स्ट आता है आपके, मैं वही रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया जा चुका है ऊष्मा सिंक का, सेम टू सेम वही चल रहा है इसमें, ठीक है। एक कार्बन साइकिल में एक भाग इसका अलग से काम में एक्स्ट्रा है इसमें, और वो होता है स्ट्रैंड। स्ट्रैंड भी लिया जाता है इसमें, और स्ट्रैंड की क्या वर्किंग होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड है इसमें स्ट्रैंड, ठीक है। स्ट्रैंड की जो वर्किंग होती है, यह क्या करते हैं कि स्ट्रैंड पूर्णतः उजाले पदार्थ से बना हुआ होना चाहिए। कार्बन साइकिल में जो स्ट्रैंड जो काम में लिया जाता है वो स्ट्रैंड उचालक होना चाहिए, उचालक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होना चाहिए। और फिर स्ट्रैंड का जो उपयोग किया जाता है वो स्ट्रैंड का उपयोग किया जाता है कि सिलेंडर को इस पर रखा जाता है, स्ट्रैंड के
ऊपर सिलेंडर को रखा जाता है। सिलेंडर को रखने के पश्चात ऊष्मा हानि, जो भी ऊष्मा हानि होती है, ऊष्मा हानि होने वाले या ऊष्मा हानि के पदार्थों का, देखो स्टैंड पर सिलेंडर को रखा जाता है। सिलेंडर को रखने के पश्चात जो ऊष्मा हानि होती है, वो ऊष्मा हानि होने वाले पदार्थों का अपने को यहाँ पे रुद्धोष्म प्रसार या उसका संपीड़न किया जाता है। ठीक है, कि स्टैंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुचालक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होना चाहिए। और स्टैंड को यहाँ स्टैंड के ऊपर सिलेंडर रखा जाता है और सिलेंडर रख करके बिना ऊष्मा हानि के, ठीक है, सिलेंडर रख करके बिना ऊष्मा हानि के पदार्थों का रुद्धोष्म संपीड़न और रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है। यह बिना, यहाँ पे लिख देता हूं, बिना ऊष्मा हानि के, पहले ये लिख देता हूं कि स्टैंड कैसे होना चाहिए स्टूडेंट्स। स्टैंड कुचालक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होना चाहिए। और जब स्टैंड को सिलेंडर को स्टैंड पर रखा जाता है तो बिना ऊष्मा हानि के, बिना ऊष्मा हानि के, बिना ऊष्मा हानि के, बिना ऊष्मा हानि के रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न व रुद्धोष्म प्रसार, ये दोनों ही चीजें की जा सके। ध्यान रखना कि बिना ऊष्मा हानि के अपन इससे रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न किया जा सकता है। यह स्टैंड का इसमें काम में लिया जाता है। आप जो आगे अभी सिंपल से इसकी वर्किंग थी, इसके पार्टों के बारे में, इसके भागों के बारे में, तो कौन कौन से इसके भाग होते हैं, इनको बारे में, क्या क्या इनकी वर्किंग होती है, क्या क्या काम आते हैं और ये क्या क्या काम कर सकते हैं, किसका कितना टेम्परेचर होता है, किसका कितना टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है, ये सभी हमने डिस्कस किया है। अगर जो आगे वाला इसका जो मैथमेटिकल पार्ट आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो स्टार्ट करते हैं उसको अपन। तो देखते हैं अब इसकी कार्नोट इंजन की क्रियाविधि। ठीक है, कार्नोट इंजन की क्रियाविधि देखो, इसकी अपन देखते हैं। आप कार्यविधि यहां पर डाल देता हूं। कार्नोट इंजन की कार्यविधि, वर्किंग कार्नोट साइकिल्स की वर्किंग देखते हैं बना पे। देखो, ये वर्क कराने के लिए इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुना कि कार्नोट चक्र की क्रियाविधि में या इसकी कार्यविधि में कार्नोट चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग आता है इसका समतापी प्रसार, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले वाला पार्ट का समतापी प्रसार। सेकंड वाले पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो होता है रुद्धोष्म प्रसार। और थर्ड वाला पार्ट होता है समतापी संपीड़न। और थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट होता है रुद्धोष्म संपीड़न। कार्नोट चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समतापी प्रसार से। कौन से प्रसार से? सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसको समतापी प्रसार से। समतापी प्रसार, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ओके। समतापी प्रसार, ओके। अब देखना स्टूडेंट्स,
इसके जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट चलेगा और मैथमेटिकल पार्ट भी बहुत इजी है, ठीक है। तो देखते हैं समतापी प्रसार में सबसे पहले क्या किया जाता है। देखो समतापी प्रसार में सर्वप्रथम सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पे रखा जाता है, ठीक है। पहली बात, समतापी प्रसार कराने के लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले अपन सिलेंडर को उठा करके ऊष्मा स्रोत के ऊपर रख देते हैं और ऊष्मा स्रोत में उपस्थित कार्यकारी पदार्थ का ताप, ठीक है, ऊष्मा स्रोत में सिलेंडर में उपस्थित कार्यकारी पदार्थ का ताप, ऊष्मा स्रोत के ताप और ऊष्मा स्रोत का ताप मैंने क्या माना था, T1 के माना था। तो मैं कह रहा हूं कि सर्वप्रथम सिलेंडर को अपन ऊष्मा स्रोत के ऊपर रख देते हैं ताकि कार्यकारी पदार्थ का ताप ऊष्मा स्रोत के ताप के बराबर हो जाता है। ओके, इतना काम किया। इतना काम करने के बाद में अपन क्या करते हैं, इससे पहले अपन क्या करते हैं कि उसका ताप बराबर हो गया कार्यकारी पदार्थ का और ऊष्मा स्रोत के ताप के बराबर हो गया। इसके बाद में पिस्टन को, इसको जो पिस्टन लगाया अपन ने यहाँ पे, पिस्टन को धीरे धीरे इसका दाब घटाया जाता है और दाब घटाने पर के पश्चात जब पिस्टन का धीरे धीरे दाब घटाया जाता है तो दाब घटाने के पश्चात इसमें क्या होता है, पिस्टन को जैसे ये वाला पिस्टन है इसका मैं प्रेशर धीरे धीरे मैं कम करूंगा तो पिस्टन ऊपर की ओर खिसकने लगता है और जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर खिसकता है तो गैस का क्या हो जाता है, समतापी प्रसार हो जाता है। और यह समतापी प्रसार तब तक होने दिया जाता है जब तक कि यह बिंदु, मैं डायग्राम बनाता हूं इसका भी, चारों प्रकरण में आपके यहाँ पे प्रोसेस में समतापी प्रसार का, रुद्धोष्म प्रसार का, समतापी संपीड़न का और रुद्धोष्म संपीड़न का, ये चारों को मैं डायग्राम, चलो ऐसा करता हूं पहले आपको मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे इन चारों का। चलो एक पीवी वक्र में बनाते हैं इनका। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। ये लो, ये यहाँ पे प्रेशर है और इधर क्या है, ये वॉल्यूम है, तो इसको पीवी वक्र बोलते हैं, ठीक है। यहां से ये बिंदु है, मैंने ए माना, ये बी है, ये मैंने सी माना और ये वाला बिंदु मैंने डी माना, यहां मान लेता हूं डी बिंदु और इसको मैं यहाँ पे सी मान लेता हूँ, इसको मैं नोट कर देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, सॉरी ये लो, ये ओके, ये ए बिंदु मैंने माना है यहाँ पे, ये बी बिंदु माना है, ये सी बिंदु होता है और ये डी बिंदु होता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसका सीधा स्टेटमेंट डैश मिला करके मैं बना देता हूँ, तो मैं इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ओके। इसको मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ओके। और इसको अपन लास्ट में स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिंदु ए पर ध्यान रखना, बिंदु ए पर प्रेशर पी और वॉल्यूम वी होता है, बिंदु बी पर प्रेशर पी और वॉल्यूम वी होता है और बिंदु सी पर प्रेशर पीसी और वॉल्यूम वीसी से प्रदर्शित करते हैं और बिंदु बी पर प्रेशर पीडी और वॉल्यूम वीडी से प्रदर्शित करते हैं। अब अपने को इस पे नोट ये चीज और करना है कि समतापी प्रसार किस बिंदु के बीच में होता है, रुद्धोष्म प्रसार किन दो बिंदुओं के बीच में होता है, समतापी संपीड़न किन बिंदुओं के बीच में होता है और रुद्धोष्म संपीड़न किन बिंदुओं के बीच में होता है। तो स्टूडेंट्स
यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में अपन नोट करते हैं समतापी संपीड़न। क्या? समतापी संपीड़न। और बी बिंदु से सी बिंदु के बीच में होता है रुद्धोष्ण संपीड़न। क्या होता है? रुद्धोष्ण संपीड़न। और डी बिंदु से लेकर के सी बिंदु के बीच में होता है समतापी प्रसार। सॉरी अपने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, बोलना नहीं, समतापी प्रसार ये होता है रुद्धोष्ण प्रसार। और डी से बी बिंदु के बीच में हो जाता है समतापी संपीड़न। और ए बिंदु से डी बिंदु के बीच में होता है रुद्धोष्ण संपीड़न। ओके, बहुत सा इजी सा है, आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये इसको पीवी वक्र बोलते हैं। पीवी वक्र में अपन इन चारों भागों को अपन में डिनोट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य रख करके। ओके, अब देखते हैं अपन पहला मैंने टॉपिक बताया था कि पहला मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा था, समतापी प्रसार अपन जहाँ पे कर रहे थे उसके बाद, ठीक है। तो समतापी प्रसार में मैंने आपको बताया जा चुका है कि समतापी प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखा जाता है। और ऊष्मा स्रोत पर इसलिए रखा जाता है ताकि समतापी जो भी सिलेंडर में उपस्थित काले पदार्थ का ताप ऊष्मा स्रोत के ताप के बराबर हो जाता है। और सेकंड वाला अपन ने काम किया था कि पिस्टन का दाब घटा करके इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक में दिया जाता है, इससे गैस का प्रसार होता है। और वो प्रसार कौन सा होता है? समतापी प्रसार होता है। और यह समतापी प्रसार बिंदु ए से लेकर के बी तक पहुंच जाता है। और यह तब तक करते रहते हैं जब तक कि यह प्रसार ए से लेकर के बी बिंदु तक पहुंच जाए। और हम कहते हैं कि ए से बिंदु पर प्रेशर पीए होता है और वॉल्यूम वीए होता है। और बी बिंदु पर प्रेशर पीबी और वॉल्यूम क्या होता है? पीबी होता है। तो मैंने कहा कि बिंदु ए से लेकर के बी बिंदु तक पहुंचने के लिए किया गया कार्य जब W1 हो तो, ठीक है, बिंदु ए से लेकर के बी तक पहुंचने के लिए किया गया कार्य जब W1 हो। और कार्य को फॉर्मूला होता है ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक पहुंचने के लिए किया गया कार्य ए से लेकर के बी तक यह होता है P विधि से अपन इसको प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि P यहाँ पे प्रेशर होता है। और हम यह भी जानते हैं कि आदर्श गैस की अवस्था समीकरण से PV क्या होता था? nRT होता था। और एक मोल आदर्श गैस के लिए n बराबर 1 कर देते तो PV क्या हो जाता था? RT हो जाता था। अब यहाँ पे मैं समतापी प्रसार के लिए टेम्परेचर को यहाँ से मैं T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये एक आदर्श गैस की अवस्था समीकरण से PV क्या हो गया? RT1 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है अपने को P की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इक्वेशन नंबर इसमें इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देनी है। तो P की वैल्यू P अपन लिख सकते हैं RT1/V। यहाँ से जो वैल्यू है P की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो किया गया कार्य W1 इंटीग्रेशन ए से लेकर के B तक T की जगह मैं पुट कर रहा हूँ RT1/V और dV as it is। अब यहाँ पे RT1 होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इनको मैं बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाता है RT1 इंटीग्रेशन ए से लेकर के B तक 1/V क्या हो गया? dV। अब आप सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन करना आपको पता ही होगा। बेसिक पार्ट फर्स्ट ईयर में भी बहुत से इंटीग्रेशन किए होंगे, मैथ्स में भी किए होंगे और थर्ड सेकंड ईयर में भी आपने इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। आगे भी मैथ्स में बहुत से अलग से बुक चल रही है आप लोगों के, बहुत से आपने इंटीग्रेशन किए होंगे ऐसे लेकर के बी तक का। यहाँ से मैं करता हूँ, आपने सुना होगा कि 1/x का dx क्या होता है? log x होता है। और ये यही होता है ना कि 1/x dx क्या होता है? log x होता
है, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो बस यही चीज है कि 1/v मैं इसको लिख सकता हूँ कि RT1, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं log e की पावर v, और इसमें दे रखा है कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक का मेरे पास इसमें दे रखा है कि कहां से कहां तक वर्क कर रहे हैं, a से लेकर के b तक। इसको भी सॉल्व करना आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो RT1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा log e की पावर vb माइनस log e की पावर v, राइट। अब फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि log a माइनस log v इक्वल्स टू होता है log a अपॉन v होता है ना, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे अपन यूज करते हैं, तो ये हो जाता है कि W1 इक्वल्स टू RT1 log v माइनस का VA हो जाता है की फॉर्म में। यह होती है अपनी इक्वेशन नंबर 2। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे log की बेस में e है, इसको tan की फॉर्म में बनाने के लिए आप सभी को पता है कि 2.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t की बेस में एक्सपोनेंशियल हट करके यहाँ से ये tan की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि W1 इक्वल्स टू 2.303 RT1 log e की बेस को हटा करके tan VB अपॉन VA लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ 2A। यह मैंने कोई दिक्कत नहीं है, चाहे से आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो या अपन इसको लास्ट में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लास्ट में भी जाकर के अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप लोग कर सकते हो। दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, चाहे यहाँ पे कन्वर्ट कर दो या फिर आगे जाकर के आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, यह था अपना समतापी प्रसार में किया गया कार्य है। सेकंड जो काम में ली जाती है वो अपना काम में लिया जाता है रुद्धोष्ण प्रसार। सेकंड वाला जो काम में लिया जाता है यानी कि इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहा जाता है इसको इंग्लिश में रुद्धोष्ण प्रसार। देखो स्टूडेंट्स, रुद्धोष्ण प्रसार क्या किया जाता है कि रुद्धोष्ण प्रसार में सिलेंडर को उठा करके स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। क्या किया जाता है? सिलेंडर को उठा करके इसको स्टैंड के ऊपर रखा जाता है और स्टैंड पे रखने के पश्चात इसमें क्या किया जाता है कि कार्यकारी पदार्थ में उच्च दाब की वजह से गैस प्रसारित होती है। ध्यान रखना कि इसमें क्या करते हैं कि रुद्धोष्ण प्रसार में इसमें सबसे पहले अपन ने उसमें क्या किया था कि सिलेंडर को अपने ऊष्मा स्रोत पे रखा था और रुद्धोष्ण प्रसार में ऊष्मा स्रोत से उठा करके सिलेंडर को अपन स्टैंड पे रख देते हैं। ठीक है, अपन ऊष्मा स्रोत से सिलेंडर को उठा करके स्टैंड के ऊपर रख देते हैं जिससे कि कार्यकारी पदार्थ में उच्च दाब उत्पन्न होता है या उच्च दाब की वजह से क्या करता है, कार्यकारी पदार्थ में उच्च दाब की वजह से गैस प्रसारित होने लग जाती है और गैस प्रसारित होने पर ऊष्मा का आदान प्रदान इस पर नहीं होता है। यही रुद्धोष्ण प्रसार का मीन होता है कि रुद्धोष्ण प्रसार किस वजह से होता है और रुद्धोष्ण प्रसार का आदान प्रदान जहाँ पे नहीं होता है वहां पे या कह सकते हैं कि ऊष्मा का जहाँ पे आदान प्रदान लेन देन नहीं होता है वहां पे रुद्धोष्ण प्रसार होता है और यह रुद्धोष्ण प्रसार बिंदु B से आकर के C के पर चला जाता है और आप लोगों को सभी को पता है कि B बिंदु पर प्रेशर KB और V बिंदु पर वॉल्यूम VV है और C बिंदु
पर प्रेशर C और V बिंदु पर वॉल्यूम क्या है, सॉरी C बिंदु पर वॉल्यूम क्या है, C होता है। तो ध्यान रखना कि रुद्धोष्म प्रसार में क्या वर्किंग होगी कि बिंदु B से लेकर के C तक में किया गया कार्य तो मैं यहाँ पे W2 से रिप्रेजेंट करता हूँ और W2 से रिप्रेजेंट करने के बाद में जो B से C के मध्य किया गया कार्य कहाँ से B से लेकर के C के मध्य किया गया कार्य होगा PdV। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस वर्क का फॉर्मूला लास्ट तक यही चलेगा, ठीक है। इस वर्क का W होता है PdV। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है वो लास्ट तक यही लेंगे अपन। रुद्धोष्म प्रसार में भी यही फॉर्मूला काम में लेते हैं वर्क के लिए, समतापी प्रसार में भी यही लिया है, समतापी संपीड़न में भी यही लेंगे और रुद्धोष्म संपीड़न में भी यही फॉर्मूला काम में लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं अपन इसमें कि हम जानते हैं कि जब रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है तो रुद्धोष्म की अवस्था समीकरण से या फिर अपन कह सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रसार में अवस्था समीकरण से रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण होती है स्टूडेंट्स PV की पावर न्यू इक्वल्स टू क्या होती है, K होती है। यहाँ पे जो न्यू होता है वो रुद्धोष्म अनुपात को या रुद्धोष्म अवस्था अनुपात को रिप्रेजेंट करता है और यह न्यू होता है वह दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है। ध्यान रखना ये जो न्यू होता है दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात का होता है, यानी कि Cp/Cv का अनुपात विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार गुणांक भी बोला जाता है इसको। न्यू इक्वल्स टू होता है रुद्धोष्म प्रसार गुणांक दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है। तो गामा इक्वल्स टू क्या होता है, Cp/Cv। तो PV की पावर न्यू इक्वल्स टू होता है K। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालने के लिए P को एज इट इज यहाँ पे रख लेते हैं और इस K के नीचे इस V को अपन भेज देते हैं। तो ये हो गया V की पावर न्यू। अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या कि इस V की पावर न्यू को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर का मतलब K के पास में ले जाता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि K V की पावर माइनस का न्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से P की वैल्यू यहाँ से अपन उठा करके कहाँ पे रखते हैं, W2 वाले फॉर्म में रखते हैं। इसको मैं दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ से मैं फ्रॉम बाय इक्वेशन नंबर 3 या समीकरण 3 से वैल्यू है अपनी W2 इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक है, B से लेकर के C तक है और P की वैल्यू मेरे को क्या करना है, K V की पावर माइनस का न्यू और dV एज इट इज। ये यहाँ पे कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर ले लेता हूँ। तो W इक्वल्स टू आता है K इंटीग्रेशन B से लेकर के C V की पावर माइनस का न्यू dV। अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है, जो तुम लोग सभी इजीली कर सकते हो। देखते हैं कि यहाँ मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, V की पावर माइनस का न्यू एक घात जोड़ते हैं और सेम एज इट इज n प्लस का 1 वाला फॉर्मूला आप लोग सभी जानते होंगे कि V की पावर माइनस का न्यू प्लस का 1 बटे माइनस का न्यू प्लस का 1 फॉर्मूला आता है। कहाँ से कहाँ तक के लिए हो रहा है इसका, B से लेकर के C तक इसका इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करनी है। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ये जो बड़े वाली फॉर्म है इसको मैं बाहर भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिखा K अपॉन माइनस का न्यू प्लस का 1, इसको मैं लिख सकता हूँ V की पावर माइनस का न्यू प्लस का 1। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप लोग
कि माइनस को उधर लिख सकते हो, प्लस को लिख सकते हो, यानी कि 1 माइनस का न्यू भी आप लोग लिख सकते हो, प्लस वाली संख्या को पहले भी आप लिख सकते हो, न्यू को बाद में भी लिख सकते हो। ओके, अब इसका मैं यूज करता हूँ, तो k अपॉन माइनस का न्यू प्लस का 1, राइट। यहाँ से मैं इन दोनों का यूज करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि vc माइनस का न्यू प्लस का 1 माइनस का vb माइनस का न्यू प्लस का 1, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा है, इसका W2 इसको इक्वल टू आया अपने पास इक्वेशन नंबर 4। देखो स्टूडेंट्स, ये जो k है ये पूरी की पूरी टर्म है, इस पूरी से मल्टीपल है, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है, ये k भी इसके मल्टीपल में होता है। लेकिन हम जानते हैं कि we know that the p v mu equals to, आपने बताया क्या होता है, k होता है। यहाँ से मैं ले रहा हूँ सबसे पहले b बिंदु के लिए ले रहा हूँ, तो क्या मैं इसको b बिंदु के लिए db equals to db लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं। तो मैं इस vb को इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि pb इक्वल टू k अपॉन vb क्या हो गया, न्यू। अरे pb इक्वल्स टू न्यू हो गया, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या vb माइनस का न्यू लिख सकता हूँ। ओके, कुछ नहीं किया, k के नीचे मैंने इसको भेजा है और इसको वापस ऊपर भेज दिया है, सेम एज इट इज मैंने ऐसे ही किया है vb वाली फॉर्म में। इस इक्वेशन को दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय dv, दोनों तरफ dv से गुणा करने पर इस वाली इक्वेशन को मैं दोनों तरफ dv से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखना कि pb vb, ओके, मल्टीप्लाई किया मैंने vb, अब यहाँ पे देखना a vb माइनस का न्यू डॉट ये हो गया vb। अरे vb के ऊपर कुछ नहीं है, अपन क्या मानते होती है, इसके ऊपर घात 1 होती है। अब vb माइनस का न्यू डॉट vb1, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या कि pb vb, ये डायग्राम में डालेंगे अपन ताकि हम ऊपर वाला आगे से लेके चल सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, स्मॉल को डायग्राम बहुत इजी है, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें टीवी वक्र के बीच में अपने को ये सब बनाया है। आगे देखते हैं अपन, इसको मैं ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, आते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा और आ जाएगा थोड़ा सा कि pb vb इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कि vb माइनस का न्यू प्लस का 1 लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। अरे इसको ऐसा लिख सकते हैं दोनों को, vb माइनस का न्यू को और vb 1 को वहां पर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को स्टूडेंट्स k vb माइनस का न्यू प्लस 1 वाली फॉर्म निकालनी है और यहाँ पे अपने पास आ रही है। अरे जिस प्रकार से अपन ने pb और vb की वैल्यू निकाली है, इसी प्रकार अपन pc क्या कहा है, इसमें p आ है, तो pc vc इक्वल्स टू निकाल सकते हैं k vc माइनस का न्यू प्लस का 1। अरे लिख सकते हैं क्या, ये दोनों इक्वेशन जिस प्रकार से अपन ने अरे pb vb निकाला है, इस प्रोसेस से उसी प्रोसेस से अपन pc vc निकाल करके k vc माइनस का न्यू प्लस का 1 पुट कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू आप देखो इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 4 में इस k से मैं जब यहाँ पे k करूंगा और यहाँ पे k से मल्टीप्लाई करूंगा, तो k vc माइनस का न्यू प्लस 1 वाली ये वाली फॉर्म की जगह मैं pc vc पुट कर सकता हूँ और इस वाली इक्वेशन में k vb माइनस का न्यू प्लस 1
कि W2 इक्वल्स टू के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाहर बचेगा सिर्फ माइनस का न्यू प्लस का 1। ओके, यहां से ABC माइनस का न्यू प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, PCVC लिख सकता हूं। मैंने लिखा PCVC, आगे माइनस माइनस का चिन्ह एज इट इज, के VB माइनस का न्यू प्लस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं PB VB। ये रो मैंने ये चीज लिखी है। अब मुझे एक चीज और बताओ स्टूडेंट्स कि मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या काम मेरी है, स्टार्टिंग में मैंने कि आदर्श गैस अवस्था समीकरण से PV इक्वल्स टू क्या होता है RT1, तो क्या मैं इसको भी लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स कि PV VB इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं इसको RT1 और PCVC को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं RT2 की फॉर्म में। इसी प्रकार मैं इन दोनों इक्वेशनों को PVB को RT1 और PCVC को RT2 के रूप में लिख सकता हूं। इन दोनों इक्वेशनों की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो W2 इक्वल्स टू आता है 1/2 माइनस का न्यू प्लस का 1 इक्वल टू RT2 माइनस का RT1। आप लोग सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ से R दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो W2 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ R माइनस का न्यू प्लस का 1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे T2 माइनस का T1। यह मैंने लास्ट में निकाला यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 दिया है। ओके, इक्वेशन नंबर 5 यहाँ तक के हमको W2 निकालना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रोसेस हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमें इसकी जो समतापी प्रसार सेम एज इट इज जो आगे आएगा ना, समतापी संपीड़न, समतापी संपीड़न सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा आएगा। सिर्फ यहाँ पे बिंदु चेंजेस होंगे, कहां से कहां तक हमको इसमें पहुंचने में वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ इसमें बिंदु चेंजेस हैं, इसका भी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा प्रोसेस होगा। फोर्थ वाले पार्ट का रुद्धोष्ण संपीड़न का सेम टू सेम एज इट इज कैलकुलेशन होगी, चेंजेस होगा तो सिर्फ यहां से और यहां पे चेंजेस होगा और पूरा का पूरा सेम होगा, बायोमोल एज इट इज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं समतापी संपीड़न। ओके, समतापी संपीड़न इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन इसको बोला जाता है। अब देखते हैं समतापी संपीड़न। देखो स्टूडेंट्स, समतापी संपीड़न में क्या होता है कि सिलेंडर को उठाकर के सिंक पे रख देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सिलेंडर को उठाकर के सिंक पे रख देते हैं और फिर पिस्टन को क्या करते हैं, और पिस्टन को धीरे धीरे दबा करके इसको संकुचित किया जाता है। क्या करते हैं समतापी संपीड़न में, इसको क्या करते हैं कि समतापी संपीड़न को में सिलेंडर को उठा करके सिंक पर रख देते हैं और फिर पिस्टन को दबा करके इसमें धीरे धीरे इसका क्या करते हैं संकुचित कर देते हैं। इसको इकट्ठा कर दिया जाता है और इकट्ठा करने पर इसका जो संपीड़न समतापी संपीड़न हो जाता है और यह तब तक किया जाता है, मैंने यहाँ पे वक्र थोड़ा मिटा दिया है, उस वक्र से आप इजीली समझ सकते थे कि समतापी संपीड़न तब तक होने दिया जाता है जब तक कि वह बिंदु C से D पर पहुंच जाता है, तब तक इसका समतापी संपीड़न किया जाता है। और बिंदु C से D तक पहुंचने के लिए किया गया कार्य अगर W3 हो, ठीक है, अगर किया गया कार्य अगर W3 हो तो वही फॉर्मूला आता है कहां से कहां तक की वर्क कर रहे हैं, बिंदु C से D तक पहुंचने में किया गया कार्य होगा तो वह कार्य क्या होगा
पीडीवी होगा। वस्तु की फॉर्मूला काम में लेना है। अरे समतापी आते ही अपने को ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि मैं P इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन RT2 अपॉन V से विभाजित करेंगे, क्योंकि वहां पे भी अपन ने T1 ले लिया तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, समतापी संपीड़न में T2 से विभाजित कर देते हैं टेम्परेचर को। ओके, यहाँ से P की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, W3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन C से लेकर के D तक RT2 सेम टू सेम एज इट इज वो का वो प्रोसेस चलेगा स्टूडेंट्स। RT2 को मैंने बाहर लिया और C से लेकर के D का इंटीग्रेशन 1/D dV बचा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं इक्वल टू आता है RT2 ये हो गया log e की पावर v में log v से C से लेकर के D, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं एज इट इज इजीली log e की पावर vd माइनस log e की पावर vc, इसको log a माइनस log v से फॉर्मूले से इसको भी लिख सकते हैं अपन कि RT2 log e की पावर vd अपॉन क्या हो जाएगा, vc हो जाएगा। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 6, इसको भी अपन e की पावर v से हटा करके 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो W3 हो जाएगा 2.303 RT2 log 10 की फॉर्म में vd अपॉन vc लिख सकते हैं। इसको मैंने कहा 6a वाली इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। जैसा कि स्टार्टिंग में अपन ने क्या था कि समतापी प्रसार, वैसे एज इट इज यहाँ पे समतापी संपीड़न चलेगा। सिर्फ वर्क की जो बिंदु होती है, कहां से कब तक के कार्य कर रहा है, वो अपन ने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है और बाकी की कैलकुलेशन पूरा का मैथमेटिकल पार्ट एज इट इज किया है, जैसा कि अपन ने क्या किया था, समतापी प्रसार का किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फोर्थ वाला टॉपिक आता है रुद्धोष्म संपीड़न या रुद्धोष्म, इसको संकुचन भी कहा जाता है। देखो इसका थर्ड वाला हो गया, अपन करते हैं अब इसके फोर्थ वाले पार्ट की। अभी तो स्टूडेंट्स इसके फोर्थ वाला पार्ट और बचा है। फोर्थ वाला पार्ट करने के बाद में अपन इस W जो टोटल वर्ग है W1, W2, W3 और एक चौथे वाले पार्ट का W4 और आएगा। W वाले 4 और इन तीनों को कैलकुलेट करके इसका टोटल वर्ग निकालेंगे। अरे टोटल वर्ग निकालेंगे तभी तो इसकी अपन एफिशिएंसी निकाल पाएंगे कि दक्षता इसकी कितनी होती है, कार्य करने का अपने को कितना आउटपुट देता है, कितनी ऊष्मा देने पर अपने को ये कितना कार्य प्रदान करता है। ठीक है, तो अपन तो ज्यादा लंबा लेंथ नहीं है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, इतना लेंथ नहीं है लेकिन इजी है। तो अपन इसके लास्ट वाला प्रोसेस और बाकी है इसका, और वो आता है रुद्धोष्म संपीड़न या संकुचन। रुद्धोष्म संपीड़न या संकुचन। स्टूडेंट्स रुद्धोष्म संपीड़न या संकुचन में क्या किया जाता है कि सिलेंडर को इस पे स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। सबसे पहली बात कि ध्यान रखना रुद्धोष्म में क्या करेंगे, सिलेंडर को उठा करके स्टैंड पे रखते हैं। रुद्धोष्म प्रसार में भी सिलेंडर को उठा करके स्टैंड पे रखा था और रुद्धोष्म संपीड़न में भी अपन सिलेंडर को वहां से उठा करके वापस स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, और ताकि जो बाहर के वातावरण से यह इंसुलेटेड नहीं हो, यह बाहर के वातावरण के संपर्क में ना आए, इस वजह से इसको उठा करके वापस से स्टैंड पे रख दिया जाता है और इसका रुद्धोष्म संकुचन कर दिया जाता है। स्टैंड पर रखने के पश्चात इसका रुद्धोष्म संकुचन होता है, और जैसे ही रुद्धोष्म संकुचन होगा या रुद्धोष्म संपीड़न होगा, वह संपीड़न तब तक किया जाता है जब तक कि वह बिंदु D से लेकर के वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था A में पहुंच नहीं जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि रुद्धोष्म संपीड़न कहां से कहां तक, बिंदु D से लेकर के प्रारंभिक अवस्था A तक जहां तक पहुंच नहीं जाता है तब तक के अपन इसका संपीड़न या संकुचन किए जाते हैं। और संकुचन या संपीड़न तभी होगा जब गैस का अपन दाब नीचे से कम कर दे, प्रेशर होता है पिस्टन का वो कम कर दे, तो ये जब
जाएंगे। आगे चलता है अपने यहाँ पे, तो रुद्धोष्म संपीड़न बिंदु डी से लेकर के ए बिंदु के मध्य में इसका संपीड़न होगा। तो मैं कहूं कि बिंदु डी से लेकर के ए तक जाने में या किया गया कार्य क्या होगा, इस कार्य को मैं W4 से रिप्रेजेंट करता हूं और वह W4 होगा हमारा डी से लेकर के ए बिंदु तक किया गया वर्क को मैं वापस डेफिनेशन यही होगी, क्या होगी, पीडीवी होगी। और अपन जानते हैं कि रुद्धोष्म अवस्था समीकरण से पीवी इक्वल्स टू, इसको मैं नाम देता हूं क्वेश्चन नंबर 7। हम जानते हैं कि रुद्धोष्म अवस्था से पीवी की पावर न्यू इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, के होता है। जैसा अपन ने ऐसा सेम बायोरेड जैसा प्रोसेस यहाँ पे कर रहे स्टूडेंट्स, वैसा का वैसा प्रोसेस अपन यहाँ पे भी करेंगे। तो देखना, ये मैं लिख सकता हूँ इसको P इक्वल्स टू K अपॉन V की पावर न्यू लिख सकता हूँ। ऊपर जाएगा इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ V की पावर माइनस का न्यू लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं कि P की वैल्यू हमने को ज्ञात है, तो यहाँ से उठा करके इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 में पुट करने पर वर्क होगा अपना B से लेकर के A तक का के V की पावर माइनस का न्यू और dV। आप लोग इसका भी से इंटीग्रेशन कर सकते हो जैसा कि हमने यहाँ पे किया। ओके, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं कि W4 इक्वल टू K को हमने बाहर ले लिया है और इसका इंटीग्रेशन V माइनस का न्यू प्लस का 1 अपॉन माइनस का न्यू प्लस का 1 बिंदु कहां से कहां तक है, B से लेकर के A तक होता है। ओके, इसके बाद में अपन ने क्या किया था स्टूडेंट्स, माइनस का न्यू प्लस 1 को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने बाहर लिया तो K अपॉन माइनस का न्यू प्लस का 1 मैंने बाहर किया और 1 यहाँ पे बचा V माइनस का न्यू प्लस का 1 कहां से कहां तक है, D से लेकर के A तक है। अब बस अपन इसका यूज कर देते हैं जिस प्रकार से हमने यहाँ पे उपयोग किया था। तो यहाँ पे इसका लिख देते हैं कि W4 इक्वल्स टू K माइनस का न्यू प्लस का 1 VA माइनस का न्यू प्लस का 1 माइनस का VD माइनस का न्यू प्लस का 1। राइट, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अपन क्या करते हैं कि अपने को वैल्यू निकालनी है। जिस प्रकार से यहाँ से ये वाली वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट किया था, अपने को वैल्यू निकालनी है कि K अंदर मल्टीप्लाई होगा तो K VK माइनस का न्यू प्लस का 1 माइनस का K VD माइनस का न्यू प्लस 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि हमने माना था कि PV न्यू इक्वल्स टू, मैंने क्या माना है स्टूडेंट्स, K होता है। तो अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दो बिंदु है A और D। अगर मैं PA की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा VA, और VA हो जाएगा और VA को मैं इसके नीचे भेज देता हूँ तो PA इक्वल्स टू हो जाता है K अपॉन VA की पावर न्यू। और VA की पावर न्यू को अगर मैं K के पास ऊपर भेज देता हूँ तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको VE की पावर माइनस का न्यू लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे चलते हैं अपन इस इक्वेशन को अपन दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, VA से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों तरफ, वैसा ही किया है अपन ने, ध्यान रखना दोनों तरफ VA से मल्टीप्लाई करूंगा तो PA VA इक्वल्स टू हो जाएगा A VA माइनस का न्यू। इसको भी मैं VA से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके ऊपर एक घात ही है। जब गुणा में घाते आप सभी जानते हैं कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो
जब ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, VA माइनस का न्यू प्लस का 1 लिख सकता हूँ क्या? सर लिख सकते हो? अरे तो लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया सेम एज इट इज। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है अपना यहाँ पे PD VD को मैं लिख सकता हूँ कि VD माइनस का न्यू प्लस का 1, यह दोनों इक्वेशन यहाँ से वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अरे इस इक्वेशन में इसको मैंने कहा दिया इक्वेशन नंबर 8 के लिए। इक्वेशन नंबर 8 को ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 8 में जो बाहर k मल्टीप्लाई में है, इस k को जब इससे भी मल्टीप्लाई करता हूँ और इससे भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या एक बार इससे मल्टीप्लाई करने पर ये वाली टर्म्स आ रही है क्या? आ रही है। तो ये आ रही है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? PAVA लिख सकता हूँ। और जब इस k को इस वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई करूंगा, अरे तो ये इक्वेशन आ रही है क्या, KVD माइनस का न्यू प्लस का 1। अगर ये वाली इक्वेशन आ रही है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? PDVD लिख सकते हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ कि यहाँ से इन दोनों की जगह में इक्वेशन नंबर 8 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो W4 इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन माइनस का न्यू प्लस का 1 PAVA माइनस का PDVD। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई तो फिर आगे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप लोग आगे तो करना सोल्व करना जानते हो। इसको कहाँ जानते हो? कि हम जानते हैं कि PV इक्वल्स टू RT1 होता है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि PAVA इक्वल्स टू होता है RT1 और PD और VD इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ RT2 लिख सकता हूँ। अरे जब ये दोनों लिख सकते हैं तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। तो पुट करूंगा तो क्या आ गया W4 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का न्यू प्लस का 1, ये होगा RT1 माइनस का क्या होगा स्टूडेंट्स? RT2 होगा। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो R बाहर से मैं कॉमन ले लेता हूँ। R मैंने बाहर कॉमन लिया तो माइनस का न्यू प्लस का 1। अरे हंसना मत, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है जैसे है ना, भाई तुम लोग हंसने लग जाओ। हंसने पे ध्यान मत देना ज्यादा, यहाँ पे समझ में बोलने में ध्यान देना। ओके ठीक है। तो R बटेगा माइनस का न्यू प्लस का 1, इसको मैं बाहर कॉमन लिया तो T1 माइनस का T2 इसको लिख सकता हूँ। ये किया गया कार्य क्या है स्टूडेंट्स? W4 होता है। क्या क्या कार्य क्या है? ये W4 होता है। अब मुझे ये बताओ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 9 दे दूं क्या? दे दो, ठीक है। अपन ने ये किया गया कार्य है अपना रुद्धोष्म संपीड़न का या रुद्धोष्म संकुचन के द्वारा किया गया कार्य ये है। अब मुझे ये बताओ, अब ऐसा अलग अलग प्रकरणों के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन टोटल वर्क में इसका रिजल्ट कितना आता है, टोटल कार्य कितना आता है, वो टोटल कार्य निकालने के लिए अपन इन चारों प्रकरणों का जो वर्क आया है उनको अपन जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर अपने पास क्या आएगा? इसका नेट कार्य आएगा। और ये जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने को ये सब चीजें अब मिटानी पड़ेगी। ठीक है, मैं काम की चीजें वाले क्वेश्चन रख लेता हूँ यहाँ पे कि आगे जाकर के यहाँ पे अपने काम आएंगे, वो चीजें यहाँ पे रख लेता हूँ कि इक्वेशन आपके पास काम आएगी, एक वाले क्वेश्चन काम आएंगे। ठीक है, W1 इक्वल्स टू R1 था। ओके, लॉगिन अपॉन ये इक्वेशन काम आएगी। और ये इक्वेशन के बाद में ये वाली इक्वेशन काम नहीं है कि इक्वेशन नंबर 5 काम में आएगी मेरे पास। इक्वेशन नंबर 5 काम में आएगी तो 5 को रख लेता हूँ। ये दो इक्वेशन नंबर 5 काम आएगी तो 5 को रख लेते हैं। ठीक है, रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे अपन वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे कि क्षमता की प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, क्षमता की संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न, इन चारों के द्वारा जो भी वर्क किया गया है और वर्क का मेन टोटली वर्क निकालना है अपने को। तो इन चारों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो इसका टोटल वर्क आता है। तो इसका कार्य जो कुल कार्य होता है, नेट वर्क होता है। क्या? कुल कार्य
ठीक है, कुल कार्य क्या होगा, W इक्वल्स टू होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 होगा। टोटल कार्य यही होगा क्योंकि सबकी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, तो चारों को जोड़ करके लिख देते हैं। तो W इक्वल्स टू होगा स्टूडेंट्स, W1 की जगह में इक्वेशन नंबर 2 से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तुम लोग इक्वेशन नंबर 2a लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से 6a भी लिख सकते हो, लिख सकना तो लिख सकते हो, लेकिन मैं तो ऊपर वाले लिखूंगा, ठीक है, तुम लोग नीचे वाले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जो आपकी इच्छा हो वो तुम लोग लिख सकते हो। तो W1 इक्वल्स टू होगा RT1 log E VB अपॉन V, ओके, प्लस सेकेंड इक्वेशन लिखिए अपने पास यहाँ पे R माइनस का न्यू प्लस का 1 T2 माइनस का T1 राइट, प्लस इक्वेशन नंबर समतापी संपीड़न के क्या क्या हुआ है W3 वाला ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ W3 RT2 log E की पावर, तो सॉरी पावर नहीं, VD अपॉन VC, ओके, और इक्वेशन नंबर लास्ट वाली है अपने पास, तो दोस्तों संपीड़न वाली इक्वेशन आएगी इक्वेशन नंबर 9 वाली, प्लस R अपॉन माइनस का न्यू प्लस का 1, ये था अपने पास T1 माइनस का T2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब क्या करते हैं इसमें ध्यान रखना, जो करने में जो करने की चीज है वो अब है, इसमें करना क्या है अपने को कि मुझे ये बताओ तुम लोग, क्या ये T2 माइनस का T1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है T1 माइनस का T2 है, ओके। क्या मैं इसको T1 माइनस का T2 बनाने के लिए बाहर माइनस लूंगा मैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो क्या मेरे पास T1 माइनस का T2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो ध्यान रखना W इक्वल्स टू RT1 log E VB अपॉन VA। अब मैं इसको T1 माइनस का T2 बना रहा हूँ, ध्यान रखना इस T1 को इधर ले रहा हूँ और T2 को इधर लेके जा रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ और इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस R माइनस का न्यू प्लस का 1, ये हो जाएगा T1 माइनस का T2, ओके। नेक्स्ट टर्म से अपनी एज इट इज RT2 log E की पावर VD अपॉन VC। नेक्स्ट टर्म है अपनी एज इट इज प्लस R अपॉन माइनस का न्यू प्लस का 1, स्टूडेंट्स T1 माइनस का T2 होगा। अरे मुझे ये बताओ, ये है इक्वेशन प्लस में है और जो ये है इक्वेशन माइनस में है और ये है इक्वेशन प्लस में है, क्या दोनों कैंसिल हो जाएगी, क्या सेम टू सेम है, हो जाएगी। तो अपन ने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया है, तो क्या बचा W इक्वल्स टू बचा RT1 log E VB अपॉन VA प्लस RT2 log E VD अपॉन VC। अब मुझे यहाँ पे एक चेंजेस और करना है स्टूडेंट्स, वो क्या करना है कि इधर देखो, यहाँ से VB अपॉन VA है, ठीक है, क्या इसको मैं VC अपॉन VD के रूप में भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। जब इसको लिख सकता हूँ तो VC ऊपर जाएगा, VD नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो RT1 log VB अपॉन VA माइनस RT2 log E की पावर मैं लिख सकता हूँ VC अपॉन VD लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यह है अपना टोटल वर्क का, यहाँ से इसको मैंने इक्वेशन नंबर नाम दिया था 10। अभी तक स्टूडेंट्स अपने पास टोटल वर्क नहीं निकला है, अपने को पास अभी तो चक्कर करना है हमारे कि अगर VB बराबर VA है और VC बराबर VD है, अगर ये दोनों की दोनों अगर मैं मानूं यहाँ पे VC अपॉन
की जगह भी मैं VB अपॉन VB VA लिख दूं, या फिर VB अपॉन VA की जगह भी हमारे पास यदि अगर VC अपॉन VD आ जाए तो अपना टोटल वर्क का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल इजी हो जाए। ठीक है, तो इसको इजी बनाने के लिए कानून ने क्या किया था कि भाई साहब जो बिंदु इसने दो बिंदु नोट किए थे वो दोनों बिंदु थे, एक बिंदु था सॉरी दो एक प्रसार के जो बिंदु थे B और C, जिसको उसने रुद्धोष्म प्रसार PV आरेख में डायग्राम में देखना होगा, डायग्राम बना लिया होगा आपने पहले, तो डायग्राम में आप लोग देखना कि PV वक्र में जहां पे बिंदु B और C बिंदु स्थित है, यानी कि कौन से प्रसार में स्थित है वो स्टूडेंट्स, वो प्रसार में है अपने रुद्धोष्म प्रसार में, PV आरेख में बिंदु B और C स्थित है। तो PV वक्र में ध्यान रखना, इसकी वैल्यू में और निकालनी पड़ेगी, इसका और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो ध्यान रखना इसमें कि PV वक्र में रुद्धोष्म प्रसार B व C बिंदु पर होने पर क्या होता है कि T1 क्या होता है, T1 B और C बिंदु पर ले रहा हूं तो T1 VB ये होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस के गामा, या कई बुक्स में गामा माइनस के गामा प्लस का 1 भी कर रखा है, ये दोनों लास्ट में जाकर के कट जाते हैं, ये होता है गामा प्लस का 1। ठीक है, PV वक्र में रुद्धोष्म प्रसार B व C बिंदु होने पर T1 VB माइनस के गामा प्लस का 1 होता है। ओके, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, और C बिंदु पर क्या होता है, यह होता है T2 VC माइनस के गामा प्लस का 1 होता है। कई बुक्स में यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखो, कई बुक्स में यहाँ पे माइनस पहले माइनस है, प्लस की जगह माइनस वाला चिन्ह होता है, लेकिन लास्ट में जाकर के ये दोनों के दोनों कट जाती है, ध्यान रखना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपकी CDH वाली बुक है, CDH वाली बुक में भी यहाँ पे आपको ऐसा ही मिलेगा, कैसा मिलेगा, T1 VB गामा माइनस का 1 ऐसा प्रोसेस मिलेगा, गामा माइनस का 1। चलो अपन ऐसा ले लेते हैं, क्योंकि रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो, आपको ध्यान रखना कि लास्ट में एक चीज और बताऊंगा कि ये ऐसा ना लेकर के आपके एग्जाम में ऐसा नहीं देता है कि कार्नोट चक्र का वर्णन कीजिए और इसकी दक्षता को उत्पन्न कीजिए, ऐसा भी नहीं देता है। आपके डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता है कि नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का 1 अपॉन रो की पावर 1 बटे गामा माइनस का 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट दे देता है और दे दे कि सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध क्या करना है, फिर कंफ्यूजन अब ये बड़ी पढ़ाई ये कहां से आएगा, अरे वो पूरा का पूरा कार्नोट चक्र वाला प्रोसेस है। कार्नोट चक्र यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट वाला चारों प्रसार कार्य विधि वर्किंग सब कुछ रखने का नेट कार्य निकालने के बाद में टोटल वर्क निकालने के बाद में जाकर के वो वाली स्थिति आती है, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ओके, T1 इक्वल्स टू VB रो माइनस का 1 इक्वल्स टू T2 VC इक्वल्स टू क्या होता है, रो माइनस का 1 यहाँ पे होता है। अब देखते हैं यहाँ से मैं ज्यादा बेटर तब लगेगा जब बड़े ही म्यूजिक को तो छोटा आकर के बैठता है, यही लगता है ना, अरे अच्छा कब लगता है, ये थोड़ी लगता है कि इसमें बड़ा नीचे बैठा है, छोटा ऊपर जाकर के बैठ है, अच्छा नहीं लगता। तो इसको सही इसी को ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पे भी T1 के नीचे यहाँ पे T2 को भेज दिया जाता है, और यहाँ पे T1 के नीचे जब T2 आएगा तो यहाँ पे VC के नीचे क्या चला जाएगा स्टूडेंट्स, VB, और टोटल का मैं लिख सकता हूँ क्या, रो माइनस का 1 लिख सकता हूँ, न्यू माइनस का 1 लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, यह मैंने लिख दिया। अब जब ऐसा लिख सकता हूँ तो न्यू माइनस 1 को मैं इसके ऊपर यहाँ पे T1 अपॉन T2 के ऊपर लगाना है, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है, V और C को इक्वल रखना है, फिर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूंगा, तभी मैं इन दोनों में से किसी एक की जगह दोनों सेम मिल रही है, एक की जगह मैं वहां पे वैल्यू करूंगा स्टूडेंट्स। तो आगे देखना, यहाँ से न्यू माइनस 1 को मैं इसके T1 अपॉन T2 के ऊपर भेज देता हूँ, तो
तो T1 अपॉन T2 हो जाएगा 1 माइनस का न्यू माइनस का 1 इक्वल्स टू हो जाएगा Vc अपॉन Vb। इस इक्वेशन को मैंने कहा इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे इसी प्रकार कि पीवी वक्र में रुद्धोष्म, पीवी वक्र में रुद्धोष्म संपीड़न या संकुचन बिंदु किस किस के बीच में था। आप देखना कि D व A के बिंदु होने, D व A बिंदु के मध्य में था ये पीवी वक्र में रुद्धोष्म संपीड़न बिंदु D व A या B व C D व A बिंदु पर होने या बिंदु जो भी है पीवी वक्र में रुद्धोष्म संपीड़न D व A बिंदु पर होने पर क्या होगा, देखते हैं कि T1 VA न्यू माइनस का 1 इक्वल टू, दोनों इक्वल टू होंगे ये T2 VD न्यू माइनस के 1 में। बस वही चीज कर लिया अपने को कि T1 के नीचे T2 को भेजना है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू VD के नीचे VA बैठा होगा और इस पूरे के ऊपर मैं लगा सकता हूं न्यू माइनस का 1। ओके, आगे देखते हैं आपको क्या करना है कि यहां से बस वही कि न्यू माइनस के 1 को उठा करके यहां पे पुट करना है, T1 अपॉन T2 पे लगाना है। तो मैं लिख सकता हूं T1 अपॉन T2 1 बटे वे न्यू माइनस का 1, राइट, इक्वल टू क्या बनेगा VD अपॉन VA बनेगा। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 की कंपैरिजन करने पर इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 12 की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, कंपेयर करूंगा तो ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 11 में ये वाला पार्ट और वो वाला से देखना दोनों पार्ट सेम है, तो यहाँ से ये वाला बहुत हर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से और ये वाला पार्ट यहाँ से, तो सिर्फ अपने पास बचेगा क्या Vc अपॉन Vb बचेगा इस वाले पार्ट से, और इक्वेशन नंबर 12 से बचेगा Vd अपॉन Va बचेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ तुम लोग, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व कर सकता हूं क्या कि Vc अपॉन Vd इक्वल्स टू Vb अपॉन Va। इस D को मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ और B को यहाँ पे बिठा सकता हूँ। अरे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएंगी, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करेंगे तुम लोग यहाँ पे वजन गुणन करते हो, ठीक है। इन दोनों को Vc से Vc मतलब Vc Va हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे होगा Vb Vd, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ना, Vc Va होगा और Vd Vb होगा, कोई गुणन चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ऐसा इसमें अपन लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब Vc अपॉन Vd को Vb अपॉन Va लिखा जा सकता है, या कह सकते हो कि Vb अपॉन Va को Vc अपॉन Vd लिखा जा सकता है, तो मैं देखता हूँ इक्वेशन नंबर 10 से, इक्वेशन नंबर 10 से, इक्वेशन नंबर 10 से जो टोटल नेट वर्क है वहां पे यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स Vb अपॉन Va है और Vc अपॉन Vd है, यहाँ से Vc अपॉन Vd की जगह मैं Vb अपॉन Va लिख सकता हूँ, या फिर Vc अपॉन Vb अपॉन Va की जगह मैं Vc अपॉन Vd लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 13 का यूज करता हूँ इक्वेशन नंबर 10 में। तो इक्वेशन नंबर 10 है T1 log E की कॉन्वेक्शन चल रहा है, log E Vb अपॉन Va माइनस T2 log E, यहाँ पे Vc अपॉन Vd, यहाँ पे Vc अपॉन Vd की जगह मैं पुट कर सकता हूँ Vb अपॉन Va मैंने यहाँ पे
W इक्वल्स टू हो जाएगा R log E VB अपॉन VA बाहर गया, अंदर क्या बचा P1 माइनस का P2 बचा, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 40। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई? चलो ये अपना टोटल वर्क था, यहाँ से यहाँ निकालने का क्या था, टोटल वर्क था। अब आप लोग यहाँ पे E को हटा करके 10 की फॉर्म में लिख सकते हो। 10 की फॉर्म में लिखने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करके E को अपन 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं अब आगे इसका टोटल वर्क ये आता है, इसका नेट वर्क आता है। टोटल वर्क जब अपन ने टोटल वर्क ज्ञात है, निकाय को दी गई ऊष्माता पता है, अरे निकाय को दी गई ऊष्मा स्टार्टिंग वाला निकाला था ना कि W1 इक्वल्स टू क्या था RT1 log E VB अपॉन VA वाला दी गई निकाय को ऊष्माता पता है, वर्क का पता है, तो अपन इंजन की दक्षता निकाल सकते हैं। तो ये आएगी नेक्स्ट टॉपिक है अपना कार्नो इंजन की एफिशिएंसी या दक्षता बोलते हैं, ठीक है। तो दक्षता से मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि दक्षता निकालने का फॉर्मूला होता है उपयोगी कार्य बटे ग्रहण की गई ऊष्मा या निकाय से ली गई ऊष्मा या ग्रहण की गई ऊष्मा और उपयोगी कार्य W बटे Q है। दक्षता निकाय इक्वल्स टू उपयोगी कार्य है हमारे पास यहाँ पे R log E VB अपॉन नीचे ध्यान रखने VB अपॉन VA T1 माइनस का T2 अपॉन जो ऊष्मा ली गई थी अपन के निकाय से, वो ऊष्मा थी RT1 log E VB अपॉन VA अपन ने ऊष्मा निकाल के द्वारा ली गई थी। जब यहाँ से ध्यान R से R करता है, इसीलिए चीज करनी है। अपने पास फाइनली क्या बच रहा है T1 माइनस का T2 अपॉन क्या बच रहा है T1 बच रहा है। तो नीटा इक्वल्स टू होगी, अलग-अलग मैं T1 का इसमें डिवाइडेड कर देता हूं, तो 1 माइनस का T2 अपॉन क्या बचेगी T1 बचेगी। और यही कार्नो इंजन की दक्षता निकाली जाती है या दक्षता निकालने का फॉर्मूला होता है। तो कार्नो इंजन की दक्षता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन पूछ होते हैं, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो मीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का T2 अपॉन T1। अब ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे यह चीज बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन क्या देता है कि प्रूफ कीजिए कि मीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का 1 अपॉन रो 1 बटे गामा माइनस का 1 होता है। यह आपसे सिद्ध करवाता है। मीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का 1 अपॉन रो 1 बटे यू माइनस का 1 आपसे प्रूफ करवाता है, सिद्ध करवाता है। और आप लोग यह देख करके पूरे बड़ा क्वेश्चन, ये पता नहीं 6 नंबर का क्वेश्चन पर रहता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो यह ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो कार्नो साइकिल में आपको ये इक्वेशन बॉक्स वाला फॉर्मूला याद रखना है कि मीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का 1 अपॉन रो 1 अपॉन यू माइनस का 1 होता है। ध्यान रखना, रो यहाँ पे दोष में प्रसार अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हमने कहा था कि T1 अपॉन T2 क्या होता है, T1 अपॉन T2 न्यू माइनस का 1 होता है। 1 बटे न्यू माइनस का 1 होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पिछले वाले यहाँ पे निकाला था, ये ठीक है। T1 अपॉन T2 1 माइनस का रो माइनस का 1 होता है, यह दोषों प्रसार अनुपात होता है। अब मुझे ये बताओ, जब आप लोगों को T1 अपॉन T2 1 माइनस
ले आता हूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि T2 अपॉन T1 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वो की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बस यहाँ पे ये वाला आपको चेंजेस घबराना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको आता है। तो T2 अपॉन T1 की जगह आप लोग क्या कर सकते हैं 1 अपॉन रो भी लिख सकते हैं, और इससे आपको पूरा फॉर्मूला आपको क्या करना है प्रूफ करना है, यानी कि ऐसा फॉर्मूला आता है डायरेक्ट दे देता है। तो आपको पूरा का पूरा कार्बन साइकिल कार्बन जिनका पूरा का पूरा पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, टोटल इसकी कैलकुलेशन निकाल पाओगे तभी आप लोग इसको निकाल सकोगे कार्बन चक्र की। ठीक है, ये अपना टॉपिक था आज का कार्बन साइकिल, कार्बन इंजन, कार्बन चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पुट होता है, यहाँ पे से आगे चल करके भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कार्बन साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू बहुत बहुत।